प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की जो आर्थिक विकास की समझ पुस्तक है उसके अध्याय 3 मुद्रा और साख के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्यों पर चर्चा की थी। तो हम यहाँ पर जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे इस पाठ से हम इनको समझेंगे, इनको जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया। बच्चों, विमुद्रीकरण क्या होता है पहले तो ये समझें। यानी क्या हुआ कि 2016 में यहाँ नवंबर के महीने में 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया था और इनके स्थान पर दूसरे नए नोट आए थे, तो इनको प्रचलन में लाया गया। यानी मुद्रा का प्रचलन बंद कर देना, अमान्य घोषित कर देना और दूसरी मुद्रा को चलाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। आप देख सकते हैं पहले 500 और 1000 रुपये के इस प्रकार के नोट प्रचलन में थे। इन नोटों को बंद किया गया नवंबर सन 2016 में और इनके बदले में 2000 रुपये के नोट और 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए। आप यहाँ वर्तमान में जो नोट देख रहे हैं यहाँ पर आजकल, वो नए वाले नोट हैं। इनके पहले के नोट की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वह नोट प्रचलन में नहीं है, वो बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2000 और 500 का रुपये का जो नोट है, नया नोट प्रचलन में आ गया है। इसके पहले इस प्रकार के नोट चलते थे जो 2016 से बंद कर दिए गए हैं। आइए हम प्रश्न को एक बार फिर समझते हैं। इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे? भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये की करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को निश्चित अवधि तक बैंक में जमा कर दें और उन्हें बदले में 500 रुपये के और 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लेना चाहिए। ये इसके लिए निर्देश थे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। तो भारत में विमुद्रीकरण कब अपनाया गया? नवंबर 2016 में अपनाया गया। और कैसे किया गया वो आपने समझ लिया कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। उन नोटों के बदले में बैंक में जमा करने के निर्देश मिले कि नोट जमा करना है और बदले में दूसरे नोट प्राप्त कर लेना है। तो ये कहलाती है प्रक्रिया विमुद्रीकरण। आगे प्रश्न है कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है अथवा चेक क्या है। आपको कैसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि चेक क्या है या चेक के द्वारा भुगतान कैसे होता है। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता यानी जो पैसा देना चाहता है वह क्या करेगा? उसका पहले से खाता होता है किसी बैंक में, उसका बैंक में खाता होता है। वह एक निश्चित रकम का, जितने भी पैसे किसी को जितने रुपए देना होते हैं उतने रुपए का चेक काटता है और उस व्यक्ति को दे देता है जिसे पैसे देना होते हैं। उसका नाम लिखा होता है जिसको देना होते हैं। बैंक में जाता है संबंधित व्यक्ति और अपना पैसा निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या है? चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी उसमें एक व्यक्ति का खाता होता है और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक नमूना देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहला रिक्त स्थान होता है, यहाँ पर नाम लिखना होता है कि किसको हम पैसा देना चाह रहे हैं। यहाँ पर तारीख के बॉक्स रहते हैं, तारीख भरना होती है, कितने रुपए देना चाहते हैं उसको अंकों में शब्दों में लिखते हैं। यहाँ पर चेक का नंबर होता है और यहाँ पर जो खाता धारक होता है उसे हस्ताक्षर अपने करना होते हैं। तो इस प्रकार से चेक होता है, आपने देखा भी होगा। तो हमने इस चेक वाले प्रश्न के उत्तर को समझा। आगे प्रश्न है मुद्रा के आधुनिक रूप किस कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं, क्या रूप हैं? करेंसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करेंसी। और करेंसी के साथ साथ आज एक नया रूप जुड़ गया है आज के तौर पर, जो जमा, बैंक में जो जमा राशि है। तो यहाँ है उत्तर है कि मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी जो बैंक में पैसा हमारा जमा होता है बचत खाता वाले से या चालू खाते से जो जमा होता है
उसकी बताना है कि भारत में जो बैंक हैं वह अपनी जमा का कितने प्रतिशत अपने नगद रूप में रखते हैं अपने पास। तो इसका उत्तर है भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। बाकी धनराशि का क्या करते हैं बैंक? बाकी धनराशि को बैंक किसी अन्य व्यक्ति को जिसे जरूरत होती है उसे उधार देते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण की शर्तें किसको कहा जाता है? यानी जब बैंक से उधार लेने जाते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं ऋण लेने की। तो क्या क्या है? ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, इन सब को मिलाकर के सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले में किसी वस्तु का चुकाना यानी भुगतान करना, यानी किसी को ज़रूरत गेहूं की है तो गेहूं उसको देना और उसके बदले में चावल ले लेना, या और दूसरी कोई वस्तु है वह ले लेना। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी वो बताना है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कोई व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे और बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराए। आपने पाठ में देखा होगा, एक उदाहरण दिया था कि एक जो व्यापारी है वो जूते बनाता है और उसे गेहूं की आवश्यकता है। अब उसे ज़रूरत किसकी है? ऐसा व्यक्ति मिले जो गेहूं देना चाहता हो और जूते लेना चाहता हो। इसी जो प्रक्रिया है, यही समस्या है, यही क्या है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या यही है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ऐसी वस्तु उत्पादन कर रहा हो जिसकी ज़रूरत हमें हो और उस व्यक्ति को जो ज़रूरत है वो हमारे पास वस्तु हो। तो यहाँ उत्तर को एक बार और समझें कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी घटना यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे और बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देश में नोट छापने का कार्य किस बैंक द्वारा किया जाता है? देश में यानी भारत देश में नोट छापने का कार्य किस बैंक के द्वारा किया जाता है? तो हमारे भारत देश में नोट छापने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसे हम RBI भी कहते हैं, और हिंदी में कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है इसका नाम। तो देश में नोट छापने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना, वस्तुओं की अदला बदली करना, यही प्रक्रिया कहलाती है वस्तु विनिमय। उत्तर क्या रहेगा? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा क्या है? यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा भी गया था। तो मुद्रा वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। मुद्रा को भी अर्थशास्त्र में वस्तु माना गया है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। आपको ये परिभाषा अर्थ दे देना है इसका। आगे प्रश्न है कि बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? बैंक और गैर बैंकिंग, बैंक तो हम जानते हैं जहां हम पैसा निकालने जाते हैं, जैसे SBI है, सेंट्रल बैंक है या और भी बैंक हैं। और गैर बैंकिंग में क्या होता है, हम कहीं गांव से किसी व्यक्ति से, व्यापारी से उधार लेते हैं, वो गैर बैंकिंग व्यवस्था है। तो बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है? बैंक मध्यस्थ शाख निर्माण करते हैं। बैंक क्या करते हैं? शाख का निर्माण करते हैं। वे जनता से जमा लेते हैं, जमा लेकर के निश्चित दर पर रिजर्व अनुपात में अपने पास रखते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा, वो अपने पास बैंक 15% अपने पास जमा रखते हैं। तो एक निश्चित दर पर रिजर्व अपने पास रखते हैं, बाकी धन उधार दे देते हैं। जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शाख का निर्माण नहीं करती हैं, ये तो केवल तरलता का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम अंतर दिखा देंगे कि बैंक शाख का निर्माण करते हैं जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शाख का निर्माण नहीं करती हैं। अगला
जो प्रश्न है कि एटीएम क्या है। बच्चों, आपने एटीएम कार्ड भी देखा होगा और एटीएम की मशीन भी देखी होगी। अपन इसका अर्थ बताना कि एटीएम होता क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करना। एटीएम, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल फॉर्म इसका क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कभी भी रुपए निकाले जा सकते हैं। इसका कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसमें एक चिप लगी होती है। काय की चिप होती है? धातु की चिप लगी होती है, जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी विवरण दर्ज होते हैं। इससे पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि ये खाता किसका है। हम नहीं पढ़ पाएंगे इसको, इस कार्ड में चिप है उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो एटीएम की मशीन है उसमें ये पढ़ लिया जाता है, समझ लिया जाता है ये किसका खाता है, उसका खाता नंबर क्या है ना। तो एटीएम से एक दिन में निश्चित धनराशि निकाली जाती है। एक लिमिट रहती है, किसी बैंक से 40,000 निकाल सकते हैं, किसी बैंक से 20,000 निकाल सकते हैं, एक लिमिट होती है। तो ये लिखा हुआ है कि एटीएम से एक दिन में एक निश्चित धनराशि निकाली जाती है। यह धनराशि अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। तो एटीएम को हम फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए। देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जिसे हमने अभी अब नाम देखा था, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके हमें कार्य बताना है, यह कैसे कार्य करता है, क्या कौन कौन से इसके कार्य हैं। तो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है, देखते हैं। इस बैंक का मुख्य कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित और सुसंगठित रूप से संचालित करके देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना है। तो बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित रखना और अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखना इस बैंक का ये कार्य है। आगे क्या है, केंद्रीय बैंक देश को आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। केंद्रीय बैंक का एक और कार्य है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखना है और सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से हमने इसके प्रश्न को उत्तर को समझ लिया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करना है। औपचारिक क्षेत्रक क्या होते हैं, बैंक है, सहकारी समिति है, ये कहलाते हैं औपचारिक क्षेत्रक। और अनौपचारिक क्षेत्रक में जैसे हम किसी साहूकार से, व्यापारी से, किसी रिश्तेदार से, अपने दोस्त से उधार लेते हैं तो वो कहलाता है अनौपचारिक क्षेत्रक। तो यहाँ पे हम अंतर देखते हैं। आप यहाँ अंतरों को अलग अलग रंगों से देख सकते हैं। आप चाहें तो परीक्षा में इनको आप अलग अलग बॉक्स में एक तरफ औपचारिक क्षेत्रक को ले लीजिए, एक तरफ अनौपचारिक क्षेत्रक को ले लीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण में बैंकों एवं सहकारी समितियों के लिए कर्जे आते हैं। यानी औपचारिक ऋण में कौन कौन से आते हैं, बैंक से लिए गए और सरकारी समितियों से लिए गए कर्ज आते हैं। और जबकि अनौपचारिक ऋण में उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। तो आप एक तरफ लिख दीजिए, जो नीले रंग से लिखा है उसे बाईं तरफ लिख दीजिए, और ये पिंक कलर से लिखा हुआ है इसे आप दाईं तरफ लिख सकते हैं। आप दो कॉलम बना सकते हैं। तो पहला अंतर हो गया कि औपचारिक ऋण में बैंक और सहकारी समितियों से कर्ज आते हैं और अनौपचारिक ऋण उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आते हैं। अगला अंतर है औपचारिक क्षेत्र के बताना अभी हमें कि यहाँ पर ये भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। यानी जो बैंक होते हैं और सहकारी समितियां होती हैं, इनको कौन देखता है, इन पर निगरानी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं गतिविधियों की देखरेख कोई नहीं करता है। औपचारिक क्षेत्र की ब्याज दर कम होती है और अनौपचारिक क्षेत्र की ब्याज दर अधिक होती है। ये हम अंतर लिख देंगे। अगला ये प्रश्न है कि 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें
10 रुपये के नोट को देख करके। अब 10 रुपये का नोट देखें या आपके पास जो भी नोट है आप उस नोट को देख सकते हैं, उस नोट पर कुछ जानकारी लिखी होती है। आइए हम इस नोट को एक बार देख भी लेते हैं। तो देखिए, ये रहा 10 का नोट। इसमें क्या क्या लिखा है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक का नाम लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर यहाँ लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी जिस व्यक्ति के पास ये नोट होगा उसके लिए इस नोट के बदले में 10 रुपये देने का वचन देता हूँ। ये किसका कथन है? ये गवर्नर महोदय के हस्ताक्षर हैं, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके इसमें हस्ताक्षर हैं। इसमें मूल्य वर्ग लिखा हुआ है 10 रुपये, यहाँ पे लिखा है, एक नंबर लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर होता है नोट का, और यहाँ पर सत्यमेव जयते, और यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है 10 रुपये और भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया है, इस नोट को, कि इसमें क्या क्या बातें हैं। आइए हम इस पर अब विस्तार से चर्चा करें। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? 10 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, इसके नीचे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा होता है, अभी हमने देखा था। इसके अलावा गवर्नर की ओर से मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ छपा होता है, जिसका आशय है रिजर्व बैंक को केंद्रीय सरकार की ओर से मुद्रा जारी करने का अधिकार है और इस 10 रुपये के नोट के धारक को प्रत्येक स्थिति में 10 रुपये देने का वादा करता है। तो ये आप उत्तर इसका लिख देंगे। अगला प्रश्न है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता या जरूरत क्यों है? औपचारिक स्रोत क्या है? बैंक है, सहकारी समिति, इनको बढ़ाने की क्यों जरूरत है? देखें तो निम्नलिखित कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण आवश्यकताओं का केवल 50% ही पूरा कर पाते हैं। यानी अभी भी 50% ग्रामीण जनों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं औपचारिक क्षेत्र से, बाकी उन्हें अनौपचारिक ऋणदाताओं के पास जाना होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण आवश्यकताओं का केवल 50% पूरा कर पाता है। शेष आवश्यकताएं अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता घट सके। तो पहली बात तो यही हो गई कि अभी सभी लोगों तक इसके ऋण की आवश्यकता, ऋण की जो राशि है वो नहीं पहुंच पाती औपचारिक क्षेत्र से। दूसरी बात, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोतों के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सकें। सभी लोगों से प्राप्त हो सके मतलब से क्या तात्पर्य है? यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि निर्धन परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, यहाँ सामान लिखा है, आप इसे समान कर लीजिए, अधिक समान वितरण हो, जिससे निर्धन परिवार भी सस्ते ऋण का लाभ उठा सकें। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए या कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? यानी कुछ व्यक्ति बैंक जाते हैं, कोई व्यक्ति जाता है और उसको बैंक जाते हैं और उनको मना कर देते हैं, उधार नहीं देते हैं, उनका क्या कारण है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कुछ कारण हैं। क्या कारण है? कुछ कर्जदारों के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। उनके पास, मान लीजिए किसी के पास खेत नहीं है तो अगर खेत होता तो उसके कुछ रिकॉर्ड होता, वही होती, या कोई मकान हो, ऐसी कोई नहीं संपत्ति नहीं होती है जो गिरवी रखी जा सके। इस वजह से बैंक उन्हें उधार नहीं देते हैं। अगला है, कुछ कर्जदार इस अवस्था में नहीं होते हैं कि ऋण का भुगतान कर सकें। बैंक उधार देते समय यह भी देखता है कि आप उसका भुगतान कैसे करेंगे। अगला है, तीसरा कारण है कि कुछ कर्जदार पहले से ही ऋण के जाल में फंसे होते हैं, यानी पहले से उन्होंने ऋण लिया है, लोन लिया है, इसलिए बैंक उन लोगों को ऋण देना नहीं चाहते हैं। तो ये 3 कारण हैं, इसकी वजह से जो बैंक हैं वह कर्जदारों को कर्ज देने को तैयार नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी आर्थिक विकास के लिए ऋण की भूमिका बहुत जरूरी है। यह कैसे, इसको बताना है कि विकास के लिए ऋण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विकास में ऋण की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत जो होती है, उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण द्वारा पूरा किया जाता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों और उत्पादन को समय पर पूरा करने में सहायता करता है और वह आय बढ़ाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। आपने पाठ पढ़ा होगा मुद्रा एवं साख। उस पाठ में एक जूता व्यापारी के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्हें कर्जे की आवश्यकता थी। उन्हें 3000 जोड़ी जूतों का ऑर्डर मिला था। उन्होंने क्या किया था, चमड़ा उधार ले लिया था और बाकी कुछ राशि जो जूते खरीदने वाले हैं उससे ले लिया था, और जिससे उन्होंने समय पर अपना उत्पादन किया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विकास के लिए ऋण की भूमिका, तो बता देंगे कि विकास के लिए ऋण की भूमिका क्या रहती है, क्या महत्व है। आप सबने इस वीडियो को देख लिया है, आप इससे समझ गए होंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो हमारी इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसके लिए मैंने आपको एक दूसरा वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पाया है तो आप इस वीडियो के लिंक पर जाएंगे, नीचे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे, वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।